मेरी शादी को लगभग अभी 4 महीने ही हुए थे कि मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पति के जाने के बाद कुछ समय तक तो मैं ससुराल में ही रही। फिर मेरे माँ पापा मुझे लेने के लिए मेरे ससुराल आए, लेकिन मैं उनके साथ भी नहीं गई। मेरे मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और मैं उनके ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने तो बहुत मुश्किल से मेरी शादी की थी। अब मैं दोबारा उनके पास रहने के लिए और उन पर बोझ बनने के लिए नहीं जा सकती थी। मेरे ससुराल वालों के पास अच्छे खासे पैसे थे, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और एक बेटी थी। सबसे बड़े मेरे पति थे और उसके बाद उनका दूसरा बेटा मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति के इस दुनिया से जाने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से कर दे। इसलिए मैं हमेशा अपनी सास का दिल जीतने में ही लगी रहती थी। मेरे सारे घर का काम खुद ही किया करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सासू माँ के पैर दबाया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं उतनी सेवा अपनी सास की करती थी। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपनी सास को किसी तरह की कोई शिकायत का मौका ही ना दूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे अपनी फिर से बहू बना ले। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी एक ननद भी थी, वो शादीशुदा थी। वो हमारे घर बहुत ही कम आती थी। वैसे तो मेरी सास ने मेरी ननद की शादी भी एक बहुत ज्यादा अमीर घर में की थी। ज्यादातर वो भी अपने ससुराल में ही रहना पसंद करती थी। पर मेरी ननद जब भी आती तो मैं अपनी ननद की बहुत अच्छे से खातिरदारी किया करती थी। अपनी ननद की पसंद के सारे पकवान बनाती थी। इस बात से मेरी सास हमेशा खुश रहती थी। वैसे तो मेरी सास मुझे मेरी शादी के पहले दिन से ही बहुत पसंद करती। उन्होंने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वो अक्सर यही कहती थी कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही हो। तुमने हमेशा मेरी बेटी की तरह ही मेरी सेवा की है, या सच कहूं तो कोई बेटी भी अपनी माँ की इतनी सेवा नहीं करती होगी जितनी तुमने की है। मेरी तो कोशिश भी यही रहती थी कि मेरी सास हमेशा मुझसे खुश रहे। मेरे घर में मेरी सास की ही चलती थी। वो जो कहती थी वही होता था। हर कोई उनकी बात मानता था, इसलिए मुझे भरोसा था कि वो मेरे देवर से मेरी शादी करवा देंगी। मेरा देवर अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। अभी उसके वापस आने में 2 महीने का समय था। मैं दिल ही दिल बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि एक बार फिर से मेरा घर बस जाएगा और मैं इस घर में फिर से मालकिन की तरह ही रहूंगी। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजारी थी। अब मैं दोबारा यहां से अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। मुझे तो शादी के बाद पता चला कि ऐशो आराम की जिंदगी होती क्या है। अब मैं उस आराम को अपने हाथों से किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती। मेरा ससुराल बहुत ज्यादा अमीर था। मेरे ससुर के पास जमीन ही जमीन थी। किसी तरीके की कोई कमी यहाँ नहीं थी। अगर मैं वापस अपने माँ बाप के घर चली जाती तो पूरी जिंदगी मुझे अकेले ही काटनी पड़ती। एक तो गरीबी, ऊपर से विधवा। कौन शादी करता है ऐसी लड़की से? इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी शादी मेरे देवर से ही हो जाए और मैं यहीं पर रह जाऊं। वैसे तो मुझे कोई यहां से जाने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन अगर ससुराल में पति हो तो आपका रुतबा दूसरा होता है। ना जाने मैंने भी कैसी किस्मत पाई थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बेहद खुश थी कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में हुई है। अपने घर में तो मैं एक एक चीज के लिए तरस गई थी, लेकिन यहाँ आकर मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई थी। लेकिन भगवान ने मुझसे वो खुशी भी छीन ली। कुछ ही समय बाद मैं विधवा हो गई। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी शादी मेरे देवर से हो जाए और मेरे हाथों से ये सब चीजें ना जाएं। और ये सब कुछ तभी संभव था अगर मैं इसी घर में अपने देवर की बीवी बनकर रह जाती। मेरी सास अपने छोटे बेटे का बहुत ज्यादा कहना मानती थी और अपने छोटे बेटे से हर बात पर सलाह मशवरा करती थी। मेरे पति बचपन से ही बहुत ज्यादा बीमार रहा करते थे। बचपन में आई हुई कमजोरी उनके शरीर में जवानी तक भी थी। वो देखने में भी काफी दुबले पतले और सांवले रंग के थे। इसलिए तो उन्होंने मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी कर ली थी। नहीं तो इतनी गरीब लड़की से इतना अमीर परिवार का कौन सा लड़का शादी करता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी मैं अपने पति के साथ जिंदगी खुशी खुशी ही गुजार रही थी और आगे भी गुजारना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम लोग भले ही गरीब थे, लेकिन अगर मेरे पापा को थोड़ा सा भी पता चलता कि मेरे पति बीमार हैं तो वो मेरी शादी कभी इस घर में नहीं करते। मेरे पापा को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इसलिए जब मेरी सास ने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांगा तो उन्होंने मना ही नहीं किया। क्या कहकर मना करते? कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो, पर होनी को कौन टाल सकता है। मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा दुख हुआ जब मेरी सास ने मुझे बताया कि वो अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। वो कह रही थी कि अब मैं सोच रही हूं कि उसकी भी शादी कर दूं।
मैं मन ही मन सोचने लगी कि जो आपके पीछे पूरे दिन रात नौकरानी की तरह घूमती रहती है, आपकी सेवा करती है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही। मैंने तो इतने समय से अपनी सास की सेवा इसलिए ही की थी कि वो इस बात से खुश होकर अपने छोटे बेटे से मेरी शादी कर दे और मुझे दोबारा से अपनी बहू बना ले। लेकिन मेरी सास की बातों ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। मैं कभी भी अपने देवर की शादी किसी और से नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मेरी सास मुझे लेकर एक बहुत पहुंचे हुए बाबा के पास गई। वैसे तो वो अक्सर बाबा के पास आती जाती रहती थी। वो हर मंगलवार को किसी बाबा के पास जाती थी और उनका आशीर्वाद लेती थी। उस दिन भी हम जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां एक नौजवान लड़की भिखारी की लाइन में बैठी थी, जो अंधी भी थी। उसे देखकर मेरी सास को ना जाने क्या हुआ, उन्हें उस पर दया आ गई और मेरी सास भी उसी के पास जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ, क्या कोई हादसा हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कहाँ रहती हो। मेरी सास उससे इस तरह से बातें कर रही थी जैसे वो उसको पहले से ही जानती हो। मैं तो उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। मैं यही सोच रही थी कि मेरी सास कैसे एक भिखारन के साथ बैठकर आराम से उससे बातें कर रही है। मेरी सास उससे माफी भी मांग रही थी कि बेटा मुझे माफ कर दो, तुम एक काम करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो अंधी लड़की काफी गुस्से में दिख रही थी। वो मेरी सास को कहने लगी कि मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह आप ही तो हैं और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी सास रो रो कर उससे माफी मांग रही थी और उसको ये भी कह रही थी कि तुम जो भी कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे दिल की हर तमन्ना को पूरा करने की कोशिश करूंगी, बस तुम मेरे साथ चलो। मैं वहां खड़े खड़े बस यही सोच रही थी कि मेरी सास इस अंधी भिखारन को अपने घर क्यों लेकर जाना चाहती है और आखिरकार वो उसको अपने घर में ले ही आई। मैंने अपनी सास से पूछा भी कि मम्मी जी आप इसे भिखारन को यहाँ क्यों लेकर आई हैं और ये है कौन। मेरी सास कहने लगी कि इसकी शादी मैं अपने छोटे बेटे से करूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर तो मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। मेरे सारे सपने 1 मिनट में टूट गए और इतना कहते ही मेरी सास ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया और कहा कि आगे से मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना। मुझे उनकी इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी हो गई कि वो एक अंधी लड़की है, वो भी भिखारन, उसकी शादी वो अपने डॉक्टर बेटे से कैसे कर सकती हैं। मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसको वैसे भी देखकर मना ही कर देगा, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ा लिखा है, उसकी पसंद भी तो हाई फाई ही होगी ना, और ये तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। समय यूं ही निकलता गया और मेरे देवर के वहां से वापस आने का समय भी आ गया। मेरे देवर का नाम समर था। वो जब इंडिया आया तो मेरी सास ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अब तक वो अंधी लड़की हमारे घर में हमारे साथ ही रह रही थी। मेरी सास ने उसको एक अलग से कमरा दे रखा था। वो हम लोगों के साथ काम की ही बात करती थी और ज्यादातर अपने कमरे में अकेला रहना ही पसंद करती थी। मेरी सास अक्सर उसके कमरे तक खाना पहुंचा दिया करती थी। मेरी सास ने समर को शादी के बारे में भी बताया। हैरानी तो मुझे तब हुई जब वो शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। मैं सोच रही थी कि भला समर को क्या हुआ है, वो एक अंधी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मेरी सास ने समर को ये नहीं बताया होगा कि वो लड़की अंधी है। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी तरह से मैं अपने देवर समर को बता दूं कि वो लड़की तो अंधी है, ताकि वो शादी के लिए मना कर दे। मैं उसे बताना चाहती थी कि उसकी मां ने एक अंधी लड़की को चुना है उसका जीवन साथी बनाने के लिए, पर चाहकर भी मैं समर से ये बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन मुझे ऐसा मौका मिला भी और मैंने उसको भड़काने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी मां तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही है। जिस लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो वो एक अंधी लड़की है। मेरी बातों को सुनकर समर मुझे अजीब नजरों से देखने लगा और कहने लगा कि भाभी आप मेरी चिंता मत करो, मुझे अपनी मां के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। अब इस बात के आगे तो मैं क्या ही बोलती। मैं चुपचाप अपना सर झुकाकर उस कमरे से बाहर निकल गई। जब शादी का समय आया तो समर ने लड़की को भी देखा। उस लड़की को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी। ये चमक खुशी की थी, जैसे उसे ना जाने कौन सी खुशी मिल गई हो। वो बहुत ज्यादा खुश था और उसकी खुशी को देखकर मैं हैरान थी। मैं सोच रही थी कि अंधी लड़की को देखकर वो इतना ज्यादा खुश कैसे हो सकता है। मेरी परेशानी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां खड़ी खड़ी देखती रह गई और कुछ ही देर में समर की शादी उस लड़की से हो गई। वो मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़ उसे कमरे में तक ले गया।
मेरे सारे सपने जो मैंने अब तक देखे थे वो एक ही पल में टूट गए, या यूं कहूं कि धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी उठाऊं। क्योंकि वो अंधी है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। पहले मैं अपनी सास की सेवा करूं और उसके बाद मैं अपनी देवरानी की भी सेवा करूं। उन्होंने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया था। मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला लिया। बहुत हिम्मत करने के बाद मैं उनके कमरे में गई और मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या सोचा है मेरे बारे में। आप आखिर कब तक मुझे यूं ही नौकरानी बनाकर यहां रखना चाहती हैं? पहले तो सिर्फ आप ही थी जिसकी मुझे सेवा करनी थी। अब आप एक अंधी लड़की को मेरी देवरानी बनाकर ले आई हैं और अब आप मुझसे ये उम्मीद कर रही हैं कि मैं उसकी भी सेवा करूं। मैं मानती हूं कि आप मेरे पति की मां हो, इसलिए मैंने आपके पूरे मन से सेवा की है, पर अब मैं उस अंधी लड़की की नौकरानी नहीं बनना चाहती। मेरी सास चुपचाप मेरा मुंह देख रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि यहां मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूं। कि वो कौन है? मुझे मेरी सास पता नहीं क्यों पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी आज। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उनसे कुछ भी बात करूं। बस मन कर रहा था कि यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में तो कामयाब हो ही नहीं पाई और अब मुझे उनकी एक बात सुनना गवारा नहीं हो रहा था। लेकिन मैं बड़ी ही मजबूरी में उनके पास जाकर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब समर अमेरिका नहीं गया था तो वो यहीं इंडिया में था। ये बात तब की है जब समर पढ़ाई कर रहा था। ये जो अंधी लड़की है इसका नाम निशा है। ये हमारे ही मोहल्ले में रहती थी और समर उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। निशा भी उसको बहुत पसंद करती थी। समर ने मुझे निशा के बारे में बताया भी था। वो मुझसे चाहता था कि मैं रिश्ता लेकर उसके घर चली जाऊं। वो बेहद गरीब घर से थी और मैं समर का रिश्ता एक अमीर घर में करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जो हमारी ही बराबरी का हो। समर ने मुझे बहुत बार समझाया था कि मां खुशियों के आगे इंसान को देखना ठीक नहीं है। हर जगह मोल भाव नहीं किया जाता। आप मेरी खुशी के लिए मेरा रिश्ता निशा से कर दीजिए। मैं एक दिन उस लड़की के घर भी गई थी। वहां जाकर मैंने उस लड़की के माँ बाप से मिली और उनसे कहा कि वो अपनी बेटी को समझाएं कि वो मेरे बेटे से थोड़ा दूर ही रहे, वरना आपको पता नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोगों की नजर मेरी धन दौलत पर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए भेजा है। पर जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कभी भी नहीं होगा। उस दिन निशा की मां मुझसे रो रो कर कह रही थी कि आप गलत समझ रही हैं। हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। हम लोग गरीब जरूर हैं पर हमारी भी इज्जत है। आप इस तरह यहां आकर हमारा तमाशा मत बनाइए। पूरे मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर आप मेरी बेटी के बारे में इस तरीके से बातें बोलेंगी तो कौन उससे आगे शादी करेगा? निशा की मां ने मुझसे उस दिन वादा किया था कि अब से हमारी बेटी आपके बेटे से कभी नहीं मिलेगी। उनकी बातों को सुनकर मैं बहुत निश्चिंत हो गई थी और मैं अपने घर वापस आ गई। जब मैं घर वापस आई तो समन मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज था। मैंने उसे खाना खाने के लिए बुलाया पर उसने साफ मना कर दिया। उसकी बातों से उसकी नाराजगी साफ साफ झलक रही थी, क्योंकि आज से पहले तो वो कभी भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करता था। वो मेरी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। शायद निशा ने उसे फोन करके सब कुछ बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और मैंने उसके माँ बाप को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया है। पर मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। वो लड़की मेरे बेटे के लायक थी ही नहीं। अगली सुबह समर कहीं जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा कि मैं निशा से मिलने जा रहा। उस दिन मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। मैंने उसे कहा कि तुम चाहे जो कुछ कह लो, मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करूंगी। मैं जानती हूं कि उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, जो शायद तुम्हें अभी नजर नहीं आएगा। वो मेरी सारी बातों को सुनकर भी बाहर निकल गया और मेरी किसी बात का कोई जवाब उसने नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वो वापस आया तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, गुस्सा हो रहा था, बहुत रो भी रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। वो सीधा अपने कमरे में गया और जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने उसके कमरे का दरवाजा बहुत खटखटाया पर उसने मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया। एक तो मेरा बड़ा बेटा था जो हमेशा बीमार ही रहता था और अब मैं अपने छोटे बेटे को गंवाना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसके परिवार को शहर से निकाल देना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो लोग यहाँ रहेंगे तो समर किसी न किसी तरीके से उस लड़की के संपर्क में रहेगा ही और उसे अपना रिश्ता कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा। अगर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो थोड़ा समय जरूर लगेगा,
लेकिन वो धीरे धीरे उसे भूल जाएगा और सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। समर ने उस दिन खुद को पूरे दिन उस कमरे में ही बंद रखा था। उस दिन मैं फिर से उस लड़की के घर गई। मैंने उसके माँ बाप को कहा कि आप लोगों को जितने पैसे चाहिए आप ले लो, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। अपनी बेटी को कहो कि वो उसको भूल जाए और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। तभी निशा कमरे से बाहर निकली और गुस्से में मुझसे कहने लगी कि आंटी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगी। मैंने उसे कह दिया है कि मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना और हमने अपना रिश्ता खत्म भी कर दिया है। और रही बात पैसों की, तो हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम वैसे ही सोच चुके हैं कि हम यहां से आज ही चले जाएंगे। आप अपने पैसे अपने पास रखिए और आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप खुद अपने बेटे को समझाएं कि वो अब से मेरा पीछा ना करे और मुझे सुकून से रहने दे, ना ही मुझे कोई फोन करे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बेटे के पीछे नहीं गई थी, वो मेरे पीछे आया था। वो मुझसे हमेशा कहता था कि वो शादी सिर्फ मुझसे ही करेगा। मैंने उसे तब भी कहा था कि मैं एक बेहद गरीब घर से हूं, तुम्हारे घर वाले शायद ही माने, लेकिन वही कहता था कि मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। मैंने उसे गुस्से में कहा कि मुझे कुछ भी बताने और समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुमसे जितनी जल्दी हो पाए यहां से निकल जाओ। ऐसा कहकर मैं घर आ गई। समर की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। मैंने सोचा था कि शायद ये सब कुछ दिनों का ही है, उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन निशा को वो भूल ही नहीं पा रहा। धीरे धीरे समर की तबीयत खराब होने लगी। उसने खाना पीना तो जैसे बिल्कुल ही बंद कर दिया था। फिर एक दिन अचानक वो बेहोश होकर गिर गया और बेहोशी की हालत में भी वो सिर्फ निशा ही बोल रहा था। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि काश मैंने उसकी शादी निशा से कर दी होती तो आज मेरे बेटे की ये हालत नहीं हुई होती। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जब समर को थोड़ा बहुत होश आया तो वो मुझे रोते हुए कहने लगा कि मुझे निशा के पास जाना है, भगवान के लिए आप मुझे उससे मिलवा दो, मुझे सिर्फ एक बार उसकी शक्ल दिखा दो, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैंने कई बार उसे मिलने की कोशिश की है पर वो मुझसे अब मिलना नहीं चाहती। मैं उसे मिलने के लिए भी गया था पर उसने तो अपना रिश्ता ही मुझसे खत्म कर लिया। मुझे उसकी बातों को सुनकर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे शहर से बाहर निकालने के पीछे भी मेरा ही हाथ था। मैंने समर को समझाया कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और मैं तुम्हारा रिश्ता इस लड़की से करवाऊंगी। मैं खुद जाऊंगी रिश्ता लेकर वहां, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मेरी बात को सुनकर वो खुश हो गया। कुछ ही दिनों में वो ठीक होकर घर वापस आ गया। वापस आते ही समर फिर से निशा से मिलने के लिए उसके घर गया, लेकिन वहां से बेहद मायूस होकर वो घर वापस आया। वो मुझसे कहने लगा कि माँ देखो ना, अब तो आप भी मान गई, आप हमारी शादी के लिए भी तैयार हो। फिर पता नहीं क्यों निशा और उसके घर वाले यहां से चले गए। उनके घर पर ताला लगा है और उनका नंबर भी बंद आ रहा है। निशा को कहाँ ढूंढूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं किस मुंह से उसे बताती कि ये सब मैंने ही किया है। मैं चुपचाप ये सब सुन रही थी। वो लोग तो मेरे कहने पर ही गए थे, लेकिन जानती तो मैं भी नहीं थी कि वो कहाँ गए हैं। समर को 6 महीने से ऊपर का वक्त गुजर गया था निशा को ढूंढते ढूंढते, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। वो मायूस होकर घर आता। कुछ समय बाद उसने ये बात स्वीकार कर ली थी कि अब निशा उसे कभी नहीं मिलेगी और उसने देश को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला लिया। उसका ये फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी थी और मुझे अपनी ही हरकत पर बेहद पछतावा हो रहा था कि इससे अच्छा तो मैं उसकी शादी निशा से करवा देती। कम से कम मेरा बेटा मेरे पास तो रहता, मेरी आंखों के सामने तो होता। लेकिन अब तो वो देश छोड़ने की बात कर रहा था। मेरे बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका और वो देश छोड़कर चला गया। मैंने अपनी खुद की जिद में आकर अपने बेटे की खुशियां अपने हाथों बर्बाद कर दी थी। कुछ ही दिनों में वो अमेरिका चला गया, लेकिन इस बीच में मैंने निशा की तलाश जारी रखी थी। मैंने निशा के सारे रिश्तेदारों को कह दिया था कि अगर आपको उनके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसके किसी रिश्तेदार को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनका पूरा परिवार कहाँ चला गया। भगवान जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था, मैंने उस दिन क्यों ऐसा किया। फिर उस दिन जब तुम और मैं उस बाबा के पास गए थे तो मुझे अचानक निशा वहां दिखी। मैं हर रोज बाबा से यही आशीर्वाद लेती थी कि वो मुझे कैसे भी करके निशा से मिला दे। मैं अपने बेटे की जिंदगी खुशी से भर देना चाहती थी और शायद भगवान ने उस दिन मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे निशा वहीं बैठी मिल गई। जब मैंने उसको देखा तो मेरी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। इन्हीं सब बातों की वजह से मैं उसे घर ले आई थी। निशा ने मुझे बताया कि जिस रात वो लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे थे उसी रात उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए
और वो बिल्कुल अकेली रह गई। उसी एक्सीडेंट के बाद ही उसकी दोनों आंखें भी चली गई और वो अंधी हो गई। ये सब कुछ निशा के साथ मेरी वजह से ही तो हुआ था, मैंने ही तो किया था। उसी दिन मैंने फैसला ले लिया था कि निशा की शादी मैं समर के साथ करवाऊंगी। जब से मेरा बेटा अमेरिका गया था, मेरी जिंदगी से मानो सुकून कहीं गायब हो गया था। पैसों की कमी मेरे पास नहीं थी, लेकिन तब भी जिंदगी में शांति नहीं लग रही थी। बस यही लग रहा था कि मेरा बेटा खुश नहीं है, तो इन पैसों का मैं क्या करूंगी। मैं ही जानती हूं बेटा कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। तुम्हारे मन में इतने समय से जो कुछ भी चल रहा था वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूं। लेकिन अगर मेरे बेटे की जिंदगी में निशा नहीं होती तो मैं तुम्हें उसकी पत्नी जरूर बनाती। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्म आने लगी कि मेरे इरादे वो पहले से ही जानती थी। वो आगे कहने लगी कि मैं मजबूर थी, जैसा तुम चाह रही थी वो नहीं हो सकता था। मैं जानती हूं कि तुमने तो मेरी सेवा मेरी बेटी से बढ़कर की है। भगवान तुम्हें इसका फल भी जरूर। तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी, मैं वैसा ही करूंगी। अगर तुम शादी भी करना चाहती हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी और बहुत ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी करूंगी। लेकिन समर की खुशी सिर्फ उसकी निशा के साथ है। वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। मेरे कहने पर शायद वो तुमसे शादी कर भी लेता, लेकिन अपनी जिंदगी कभी खुशी से नहीं गुजार पाता। अगर तुम चाहो तो अपनी दौलत की आधी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम भी कर दूंगी, ताकि तुम्हें तसल्ली रहे। वैसे भी आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे और आधा हिस्सा मेरे छोटे बेटे का ही तो था। तुम अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना चाहती हो उसका तुम्हें पूरा हक है। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो कितना गलत था। मुझे कैसे अपने घर वालों का प्यार दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो चाहते तो अपने बेटे के जाने के बाद मुझे यहां से निकालकर मेरे मायके वापस भेज सकते थे, पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी सास ने तो मुझे हमेशा अपनी बेटी ही माना और बेटी जैसा ही प्यार दिया। उस दिन मैंने अपनी सास को कहा कि मम्मी जी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ ऐसे ही गुजारूंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशी मिली है उतनी खुशी मुझे शायद ही कहीं और मिले। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे नसीब में एक माँ जैसी सास होगी, जिसने मुझे सब कुछ दिया। ये सब कुछ मेरे लिए वैसे ही बहुत ज्यादा है। अब मुझे इससे ज्यादा किसी और चीज की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बात को सुनकर मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और वो कहने लगी कि बेटी, तुम भी मेरे लिए मेरी बेटी ही रहोगी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। मेरी सास की बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। मैंने सोच लिया था कि अपनी देवरानी का ख्याल मैं खुद रखूंगी। उसके पास आंखें नहीं है, लेकिन मैं उसकी आंखें बनूंगी। आज से वो मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है, जिसको कभी मैं इस बात का एहसास होने ही नहीं दूंगी कि उसके ऊपर क्या कुछ गुजरी थी। उस दिन के बाद से मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी। कुछ दिनों बाद समर के कुछ डॉक्टर दोस्त उससे मिलने आए। समर उनसे बात कर रहा था कि आज भगवान की कृपा देखो, मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों से बातें किया करता था वो लड़की मुझे मिल गई है और आज वो मेरी पत्नी है। उसके डॉक्टर दोस्त भी कह रहे थे कि भाई, हम जानते हैं तुम तो उसकी तारीफों के पुल बांधा करते थे, वो बहुत खूबसूरत भी है। वो कह रहे थे कि निशा को भी अमेरिका ही ले चलो, उसका वहां ऑपरेशन करवा देना, उसकी आंखें भी वापस आ जाएंगी। ये बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई थी कि मेरी बहन अब देख पाएगी। मैं यही सोच रही थी कि उसके बाद हम दोनों देवरानी जेठानी बेहद खुशी से इस घर में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। कुछ समय रुकने के बाद समर निशा को लेकर अमेरिका गया और वहां उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद निशा की आंखें वापस आ गई और वो सब कुछ देख पा रही थी। समर ने भी अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब वो यहाँ हमारे साथ यहीं रहता है। मुझमें और निशा में बेहद प्यार है और हम दोनों बहनों की तरह इस घर में खुशी से रहते हैं। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।